हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान जीके की क्लास में राजस्थान के दुर्गों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला दुर्ग चित्तौड़ का दुर्ग है। इसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव माना जाता है। यह दुर्ग गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया था और यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला के 1850 फीट ऊंचे शिखर पर स्थित है। बाद में मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का विस्तार किया। यह दुर्ग राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है, जिसमें 7 प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। इसकी स्थापना बप्पा रावल ने की थी और निर्माणकर्ता यहाँ पर चित्रांगद मौर्य थे। बप्पा रावल ने यह दुर्ग अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद पर इस दुर्ग को चित्रांगद मौर्य से जीता था। ये आपके सामने है चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। यह दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। इसे चित्रांगद मौर्य भी कहा जाता है। इसी के नाम पर यह दुर्ग चित्रकूट कहलाया। बाद में इस दुर्ग को गुहिल राजवंश के अधिकारों में आ गया। इतिहासकारों के अनुसार यह भी बताया गया कि इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह एक शहर है जो कि मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। भारत के महान वीर महाराणा प्रताप सिंह, जिनका मुगल बादशाह अकबर के साथ 3 से लगभग 4 युद्ध हुए थे और ये यहीं के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ और जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में महाबली भीम ने अमरत्व के रहस्य को समझने के लिए इस स्थान का दौरा किया था और इन्होंने एक पंडित को अपना गुरु बनाया, किंतु समस्त प्रक्रिया को पूरी करने से पहले अधीर होकर वे अपना लक्ष्य नहीं पा सके और प्रचंड गुस्से में आकर इन्होंने अपना पाँव जब जमीन पर मारा तो वहाँ से पानी का एक स्रोत फूटा। पानी के इस कुंड को भीमताल कहा जाता है। यह स्थान मौर्य अथवा मौर्य वंश के अधीन आ गया। इसमें विभिन्न राय हैं, जैसे कि महाराणा जो मेवाड़ शासक थे उनके अधीन कब आया, किंतु राजधानी को उदयपुर ले जाने से पहले 1568 तक चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रहा। यहाँ पर मौर्यवंशी जाटों ने बहुत समय राज किया। माना जाता है कि बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में अंतिम सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर चित्तौड़ को दहेज के एक भाग के रूप में प्राप्त किया था। बाद में उसके वंशजों ने मेवाड़ पर शासन किया, जो 16वीं शताब्दी तक गुजरात से अजमेर तक फैल चुका था। इसमें अब हम पढ़ेंगे आगे पद्मिनी के महल के बारे में। इसमें एक चौगान है, वहाँ पर एक झील भी है। तो उस झील के किनारे रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी के महल बने हुए हैं। एक छोटा महल पानी के बीच में बना है, जो जनाना महल कहलाता है। तो किनारे के महल मर्दाने महल कहलाते हैं। मर्दाना महल में एक कमरे में एक विशाल दर्पण इस तरह से लगा है कि यहाँ से झील के मध्य बने जनाना महल की सीढ़ियों पर खड़े किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट प्रतिबिंब दर्पण में नजर आता है, परंतु पीछे मुड़कर देखने पर सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को नहीं देखा जा सकता है। अगला आता है इसी दुर्ग में स्थित समिदेश्वर महादेव जी का मंदिर। समिदेश्वर महादेव जी का मंदिर भव्य प्राचीन मंदिर है, जो गोमुख कुंड के उत्तरी छोर पर स्थित है और इस मंदिर के अंदर और बाहर दोनों ही भाग पर बहुत ही सुंदर खुदाई का काम है। इसका निर्माण मालवा के प्रसिद्ध राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इसे त्रिभुवन नारायण का शिवालय और भोज का मंदिर भी कहा जाता है। इसका उल्लेख या इसकी जानकारी हमें वहाँ के शिलालेखों से मिलती है। सन 1427 में इसका जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने करवाया था, जिससे लोग इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के निज मंदिर यानी कि गर्भगृह के नीचे के भाग में शिवलिंग है तथा पीछे की दीवार में भगवान शिव की विशाल आकार की त्रिमूर्ति बनी है। अगला आता है इसमें विजय स्तंभ या इसे आप जय स्तंभ भी कह सकते हैं।
इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने जब मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को पहली बार परास्त किया था सन 1440 ईस्वी में, तब यह स्तंभ का निर्माण किया गया जो कि इष्ट देव भगवान विष्णु के निमित्त है। इसकी प्रतिष्ठा सन 1447 ईस्वी में पूरी हुई। यह स्तंभ वास्तुकला की दृष्टि से अपने आप मंजिल पर झरोका होने से इसके भीतरी भाग में भी प्रकाश रहता है। इसमें विष्णु के विभिन्न रूपों जैसे जनार्दन, अनंत आदि इनके अवतार तथा ब्रह्मा, शिव और भिन्न भिन्न देवी देवताओं, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर पितामह, ऋतु, आयुध, दिक्पाल तथा रामायण तथा महाभारत के पात्रों की सैकड़ों मूर्तियां खुदी हैं। विजय स्तंभ लगभग 120 फीट ऊंचाई का है। इसे पौराणिक हिंदू देवी देवताओं की अत्यंत व सजीव व कलात्मक देव प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, जिनके कारण इस विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनुपम खजाना या फिर भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। यह एक विष्णु स्तंभ है, अर्थात यह विष्णु भगवान के निमित्त बनाया गया है। वर्ष 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टार्जन की उपमा दी है। अब हम इसमें पढ़ेंगे गोरा बादल की घुमरे। पद्मिनी महल से दक्षिण पूर्व में 2 गुंबदाकार इमारतें हैं, जिसे लोग गोरा और बादल के महल के रूप में जानते हैं। गोरा महारानी पद्मिनी का चाचा था तथा बादल चचेरा भाई था। रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन के खेमे से निकालने के बाद युद्ध में पाडन पोल के पास गोरा वीरगति को प्राप्त हो गए और बादल युद्ध में 12 वर्ष की अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला है इसमें दुर्ग में स्थित जौहर स्थल, जहाँ पर इस दुर्ग में 3 साके हुए थे। इसे महासती के नाम से जाना जाता है। समिदेश्वर महादेव जी के मंदिर से महाराणा कुंभा के की कीर्ति स्तंभ के मध्य एक विस्तृत मैदानी हिस्सा है जो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्व दिशा में तथा उत्तर दिशा में 2 द्वार बने हुए हैं। इसे महासती द्वार भी कहा जाता है। यह द्वार व कोट रावल समर सिंह ने बनवाया था। अगला आता है हमारे पास कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ के लेखक कवि अत्रि और महेश थे। विजय स्तंभ की तरह यह भी एक 7 मंजिला स्तंभ है। इसका निर्माण विजय स्तंभ से पहले हो गया था, जो भगेरवाल व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। जैन धर्म का महिमा मंडन करने के लिए इसे बनाया गया था। यह एक प्राचीन जैन मंदिर है। इसकी चौड़ाई आधार पर अधिक तथा 7वीं मंजिल पर सबसे कम है। अगला है हमारे पास कुंभ स्वामी, जिसे कुंभ श्याम भी कहा जाता है। इसका मंदिर महाराणा कुंभा ने सन 1449 ईस्वी में विष्णु के वराह अवतार का यह भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर का गर्भ प्रकोष्ठ, मंडप व स्तंभों की सुंदर मूर्तियां दर्शनीय है। भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को दर्शाती हुई मूर्तियां, नागर शैली के बने गगनचुंबी शिखर तथा समकालीन मेवाड़ी जीवन शैली को अंकित करती दृश्यावली इस मंदिर की विशेषताएं हैं। मूल रूप से तो यहाँ वराह अवतार की ही मूर्ति स्थापित थी, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों से यह मूर्ति खंडित होने पर अब कुंभ स्वामी की मूर्ति प्रतिस्थापित कर दी गई है। अगला आता है इसमें मीराबाई का मंदिर। कुंभ श्याम के मंदिर के प्रांगण में ही एक छोटा मंदिर है, जिसे कृष्ण दीवानी भातीमती मीराबाई का मंदिर भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पहले यह मंदिर कुंभ श्याम का मंदिर था, लेकिन बाद में बड़े मंदिर में नई कुंभ स्वामी की प्रतिमा स्थापित हो जाने के कारण इसे कुंभ श्याम का मंदिर भी कहा जाता है और यह मंदिर मीराबाई का मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला है हमारे पास श्रृंगार चौरी, जिसे आप श्रृंगार चोरी भी कह सकते हो और श्रृंगार चोरी भी कह सकते हो। सन 1447 ईस्वी में महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाक, जो केल्ला शाह का पुत्र था, इसने श्रृंगार चोरी का निर्माण कराया। यह शांतिनाथ का मंदिर है तथा जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि भगवान शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा
की प्रतिष्ठा खगतरगच्छ के आचार्य जिनसेन सूरी ने की थी, परंतु मुगलों के आक्रमण से यह मूर्ति विध्वंस कर दी गई है। अब सिर्फ एक ही वेदी बची है जिसे लोग चोरी बतलाते हैं। अगला है हमारे पास चित्तौड़ का पहला जौहर। चित्तौड़ का पहला जौहर 26 अगस्त 1303 में हुआ, लेकिन यह जौहर राजस्थान का दूसरा जौहर है। पहला जौहर रणथंभौर का जौहर है जो कि 1301 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के जौहर के बारे में, जो कि पहला जौहर सन 1303 ईस्वी में हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि रूपवान रानी पद्मिनी को देखने की लालसा में अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने बड़ी ही चतुराई से शत्रुओं से सामना किया और आज भी विजय स्तंभ के पास यह जगह जौहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। इस साके में रानी पद्मिनी ने जौहर किया तथा राणा रतन सिंह वह अपने सैकड़ों रणबांकुरों के साथ वीर गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसे अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम खिजराबाद रखा। अगला साका है हमारे पास दूसरा जौहर 8 मार्च 1535 ईस्वी का। मेवाड़ के कीर्ति पुरुष महाराणा कुंभा के वंश में पृथ्वीराज, संग्राम सिंह, भोजराज और रतन सिंह जैसे वीर योद्धा हुए। आमेर के युद्ध में राणा रतन सिंह ने वीरगति पाई। इसके बाद उनका छोटा भाई विक्रमादित्य राजा बना। उस समय मेवाड़ पर गुजरात के पठान राजा बहादुर शाह तथा दिल्ली के शासक हुमायूं की नज़र थी। यद्यपि हुमायूं उस समय शेरशाह सूरी से भी उलझा हुआ था। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला किया। इस विक्रमादित्य हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। ऐसे संकट के समय राजा कर्मावती ने धैर्य से काम लिया और अपने सभी बड़े सरदारों को बुलाया। उन्होंने सिसोदिया कुल के सम्मान की बात रहकर सबको मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार कर लिया। इस युद्ध के बारे में एक भ्रम फैलाया गया है कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी तथा हुमायूं यह संदेश पाकर मेवाड़ की ओर चल दिया, किंतु उसके पहुंचने से पहले ही यह युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं को कहा था कि मैं अभी काफिरों के विरुद्ध युद्ध में लगा हुआ हूँ, इसलिए तुम उनकी मदद नहीं करोगे। तो इसलिए हुमायूं ने जब यह पत्र मिला बहादुर शाह का, तो हुमायूं इससे लड़ने के लिए बहादुर शाह से लड़ने के लिए सारंगपुर में ही रुक गया। यह 8 मार्च 1535 का दिन था। हिंदू सेना के किले से बाहर निकलते ही महारानी कर्मावती ने 13,000 नारियों के साथ जौहर किया, जिसे चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर कहा जाता है। बहादुर शाह ने इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाद में मंदसौर में जब यह वापसी कर रहा था तो हुमायूं ने इसे घेर लिया, लेकिन बहादुर शाह किसी तरह जान बचाकर मानदू के किले में भाग गया। तीसरा जौहर है हमारे पास 1568 ईस्वी में फूल कंवर का। जब मुगल सम्राट अकबर का आक्रमण इस दुर्ग पर हुआ, तब राज परिवार की अनुपस्थिति में मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंत रावत फतेह सिंह चूड़ावत की पत्नी फूल कंवर बेड़ताणे की अगुवाई में हजारों महिलाओं ने जौहर किया। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अतः आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। और हम राजस्थान के इस सेकंड दुर्ग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।